हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आलो या आलो टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम दृष्टि आईएएस का एक फुल टेस्ट अटेंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। इससे पहले आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान बताना है। 57वां स्थान, 60वां, 75वां या 80वां स्थान। तो क्या है भारत का स्थान? है 80वां स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है। ये रैंकिंग कैसे दी जाती है? तो मान लीजिए कि आप किसी देश में, जैसे आपके पास पासपोर्ट है भारत का, ठीक है, और आप किसी देश में जाएंगे तो पासपोर्ट लेके जाएंगे भारत का, और उस देश की अनुमति के रूप में वीज़ा लेना पड़ेगा। तो आप कितने देशों में भारत का पासपोर्ट लेकर वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ये दिखाता है कि आपका पासपोर्ट कितना ताकतवर है। ठीक है, तो टोटल 199 देशों को यहाँ पर चुना जाता है कि लगभग इतने देश माने जाते हैं और इन्हीं के हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो अभी भारत को टोटल 62 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री दी जाती है। इसके हिसाब से भारत 80वें नंबर पर है। ठीक है, समालेई SMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए और अच्छे से आंसर सोच के बताइए। ठीक है, आंसर है उड़ीसा। इसका फुल फॉर्म है, यस से होता है समलेश्वरी, यम से मंदिर, ए से क्षेत्र एरिया, फिर प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। ठीक है, यह है समलेई का फुल फॉर्म। ये मंदिर परियोजना शुरू की गई है। इसके हिसाब से मंदिर की परियोजना उड़ीसा द्वारा शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत, ठीक है, आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत को बढ़ाना उड़ीसा की, ठीक है, और उनके भावनात्मक अनुभव को प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल, प्रभा अत्रे, बेल्ले मोनप्पा हेगड़े और उषा बारले। तो इसमें से किसको जो है तेनजिंग नोरगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था। किसको? सविता कंसवाल को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था 2022 में। ठीक है, ये थे कौन? तो ये जो है ये पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धि होती है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुना पुरस्कार के साथ ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके साथ में अर्जुना पुरस्कार भी दिया जाता है। ओके, ये पुरस्कार इनको दिया क्यों गया था? तो जब 1953 में एडमंड हिलेरी 1953 में एडमंड हिलेरी जो है सबसे पहले जब माउंटेन एवरेस्ट को फतह किया था, तो इनके साथ में जो तेनजिंग नोरगे हैं ये भी गए थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने माउंटेन को सबसे पहली बार फतह किया था, इसीलिए इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जलवायु सम्मेलन 2024 इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 12 जनवरी 2024 को। 12 जनवरी 2024 को, ठीक, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। युवा निधि योजना शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश द्वारा, तेलंगाना द्वारा, केरल द्वारा या कर्नाटक द्वारा? ठीक है, तो ये जो है परियोजना शुरू की गई थी कर्नाटक राज्य द्वारा। ओके, कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया था। इसे स्वामी विवेकानंद सरस्वती की जयंती पर शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसको शुरू किया गया था। यह योजना केवल उन स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए लागू की गई थी जिनका अधिवास कर्नाटक में था। ठीक है, जो कर्नाटक के बच्चे हैं उनके लिए। ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है यस बैंक की, RBI, IDBI बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की या एक्सिस बैंक की? तो ये जो है किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? फ्रांस, सिंगापुर, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो किसके? भारत और थाईलैंड के बीच अयुत्थाया युद्धाभ्यास होता है, और ये जो है
नेवी का अभ्यास है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम या पुणे? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था इसको आयोजित किया गया था फरीदाबाद में। ओके, कहाँ पर? फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। कब से कब तक चला था? 17 से 20 जनवरी 2024 तक। ठीक, फरीदाबाद में इसको आयोजित किया गया था। इसमें जो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी संस्थान के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आरसीबी ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था। ओके, यह इसका 9वां संस्करण था। 9 जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? केप वर्दे, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कोमोरोस। तो किसको घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त? ये जो है घोषित किया गया है केप वर्दे को। केप वर्दे के साथ साथ में मॉरिशस और अल्जीरिया को भी घोषित किया गया है। मॉरिशस और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 या 24 जनवरी 2024? तो उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी 2024 को। ओके, उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यह इससे पहले संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ या प्रयागराज? तो इसका उद्घाटन किया गया है मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया था? अगर देखिए सैनिक स्कूल है तो अपने यहाँ के जो मंत्री जी हैं, जो कि सैनिकों के मतलब फोर्स विभाग के मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। ठीक, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पराक्रम दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ओके, जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों को संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को सम्मानित करने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की थी। ओके, इसमें 51 लाख रुपया संस्थानों को, अगर एक व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है तो 5 लाख रुपया। ठीक है, अगर संस्था को किसी मिल रहा है तो 51 लाख रुपया, और एक कोई सिंगल व्यक्ति को मिल रहा है तो 5 लाख रुपया का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया था कर्नाटक द्वारा, केरल द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या जम्मू कश्मीर द्वारा? तो ये जो है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? केरल द्वारा। केरल सरकार ने लॉन्च किया था के स्मार्ट ऐप। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि विश्व हिंदी जो सचिवालय है वो फिजी में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? मॉरिशस में। ठीक है, कहाँ पर है? मॉरिशस में है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ठीक है, यहाँ की राजधानी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा गलत है। ऑपरेशन अमृत संबंधित है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने के लिए, आर्द्र भूमियों में सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए, या इसमें से कोई नहीं? तो ये एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं? प्रीति रजक, माधुरी कानिटकर, शीला यश मथाई या प्रेरणा देवस्थली? तो कौन बन गई हैं? प्रीति रजक क्या बन गई हैं? भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार।
निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बैजंती माला, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम। केवल 1 4, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3 या 1 2 3 4 सभी? तो इसमें 1 2 3 4 सभी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक लोग और थे, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, तो एक लोग और थे, उनका नाम है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। ये हो गई। बिंदेश्वरी पाठक हो गए, चिरंजीवी हो गए, बैजंती माला, ये दोनों लोग कला से हैं, कला क्षेत्र से। बिंदेश्वरी पाठक जो हैं सामाजिक कार्य से हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम ये भी कला से हैं, ठीक है। और एक लोग और हैं श्री एम वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, जो कि अपने पहले क्या थे, वो जो है उपराष्ट्रपति थे, है ना। तो ये सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है, सार्वजनिक मामलों में इनको दिया गया है, ठीक है। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? यूनाइटेड किंगडम, किर्गिस्तान, वियतनाम, रूस। तो किर्गिस्तान के बीच होता है। हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है गुजरात से संबंधित है। ये खजूर की एक प्रजाति है, नाम है कच्ची खरेक। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी, 12 जनवरी, 23 जनवरी, 15 जनवरी। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, गिरीश मुर्मू, राजीव कुमार। तो अरविंद पनगड़िया को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे या 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या यस बैंक। तो ये जो है अभियान किसने शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 100 डेज 100 पे, ठीक है। इसका जो है इसमें क्या है कि 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक से शीर्ष 100 दावा न किए गए जमाओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में फेलिक्स सेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, अंगोला का, घाना का या नाइजीरिया का। तो इनको जो है कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। दिसंबर में चुने गए थे। कांगो का पूरा नाम है कांगो किंशासा। कांगो, एक सेकेंड, कांगो किंशासा। किंशासा वहाँ की राजधानी है। तो कभी कभी इन दोनों को जैसे भारत दिल्ली पूरा इसे नाम पढ़ा जाता है, ऐसे कांगो किंशासा। किंशासा वहाँ की राजधानी है कांगो की। 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, क्यूबा। सिंगापुर नहीं, जापान हुआ था। 7.5 के जो है तीव्रता से वहाँ पर भूकंप आया था। अभी हाल ही में जापान के किस द्वीप पर भूकंप आया है 7.1 की तीव्रता से? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एम स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भानु झा, प्रशांत मेहता, राजकिशोर सिंह या BR कंबोज। तो किसको जो है पुरस्कार मिला है? BR कंबोज को। BR कंबोज को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इस बार स्वामीनाथन जी को जो है भारत रत्न भी दिया गया है। और स्वामीनाथन के अलावा और 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस राज्य ने या किस राष्ट्र ने? भूटान, कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसमें से किसने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है किर्गिस्तान ने। ओके, किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है हिम तेंदुए को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की
कहाँ से किस क्लास के लिए? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, या 6 से 10 तक के बच्चों के लिए। तो ये जो है कार्यक्रम चालू किया गया है 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को एक्स्ट्रा जो है स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और अलग अलग चीज़ें भी पढ़ाई के अलावा सिखाई जाएंगी। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना, आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना, आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देना, या आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। स्मार्ट 2.0 का लक्ष्य क्या है? ओके, तो ये बताना है। तो इसका मतलब है शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मेन कार्य है। बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट को प्रस्तावित क्षमता कितनी है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है बखीरा में, तो इसकी जो क्षमता है 50 मेगावाट। सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो कहाँ? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। ओके, इसमें जो है जो सप्त सिंधु कहा गया है, तो कौन कौन सी नदी आती हैं? सिंधु नदी आती है, एक सरस्वती भी आती है, ठीक है, झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी आती है, सतलज आती है और ब्यास आती है। तो ये सातों नदियों को सप्त सिंधु कहा गया है। ओके, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। बताइए कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक ना दो। तो दोनों सही हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है और श्वेतांबर दिगंबर इसके सांप्रदायिक हिस्सा हैं। तो 1 और 2 2 हुए। बौद्ध परिषदों के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उन्हें इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ जहाँ बौद्ध के कार्यक्रम हुए थे, ठीक है, तो उन परिषदों को यहाँ पे क्रियान्वित करना है कि कौन कौन से कब कब हुए थे। ठीक है, तो एक क्रम से लगाना है। तो राजगृह में पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर में। ठीक, राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय का राजा कौन था? तो राजा थे आपके अजात शत्रु राजा था, और जो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने। ठीक, वैशाली का कब हुआ था? तो वैशाली में ये जो है हुआ था 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, BC में। और इस समय राजा कौन था? काला शोक। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबा कामी ने। किसने की थी? साबा कामी ने। ठीक, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? मतलब कब हुआ था? तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, 250 BC में। ओके, राजा कौन थे? तो राजा थे अशोक। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र था। कौन? मोगलीपुत्र। ठीक, चौथा हुआ था कश्मीर में। ये कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था, 72 AD में। ठीक, और इस समय जो है कुषाण वंश का राजा था कौन? तो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। ठीक, तो कनिष्क के समय हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था अश्वघोष। ओके, तो ये विश्लेषण हो गया। चलिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, श्री, सातकर्णी, कृष्ण या हाल? तो कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था ये सिमुक था। मौर्यों के पतन के बाद दक्कन में सातवाहन ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इन्होंने 450 वर्षों तक शासन किया। 450 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये दक्षिण में शासन कर रहे थे। ओके, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण है। गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, महायानवाद इसका मुख्य विषय था और ग्रेको रोमन और भारतीय जो है तत्वों का इसमें मिश्रण मिलता है। किसमें? गांधार कला में। ठीक है, जो गांधार कला है इसकी उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के समय हुई थी और जो इसके जो संरक्षक थे, मेन संरक्षक, वो कुषाण वंशी थे। ठीक है, और कुषाण में कौन? कनिष्क। ओके, इसमें जो है मांसपेशियाँ, मूछ, घुंघराले बालों और शारीरिक विशेषताओं पर सूक्ष्म ध्यान दिया गया। बड़ी और बोल्ड की तरह रेखाओं पर सिलवटों के साथ प्रयोग किया गया और ये सब अनेक इसकी विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, प्लिनी। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? विष्णुगुप्त, शिव स्कंदवर्मन, सिंह विष्णु और नरसिंह वर्मन प्रथम। तो समुद्रगुप्त द्वारा पराजित इसमें से कौन हुआ था? तो ये हुआ था विष्णुगुप्त। कौन हुआ था? विष्णुगुप्त जो है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। ओके, 250 से 350 में प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने शासन पत्र जारी किए। जब प्रारंभिक शुरू में ये लोग राज करना चालू करते हैं तो प्राकृत भाषा में अपना शासन पत्र जारी करते हैं। फिर 350 से 550 में इनका दोबारा जो अगली पीढ़ी होती है वो राज करती है 200 साल तक, और ये लोग जो है किसमें? संस्कृत में अपना शासन पत्र जारी करते हैं। किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक है, फिर तीसरी पीढ़ी में जब आते हैं और ये जो है दूसरी पीढ़ी का ही था विष्णुगुप्त। ठीक है, जब ये तीसरी पीढ़ी में अपना राज फैलाते हैं तब ये लोग जो शासन पत्र जारी करते हैं तो संस्कृत और तमिल में, संस्कृत प्लस तमिल में। ठीक, दो भाषाओं में अपना शासन पत्र जारी करते हैं। तो ये भी तीनों याद रखिएगा, किन किन भाषाओं में शासन पत्र जारी किया था पल्लवों ने, ये याद रखना जरूरी है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था चोल शासकों द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा, शैलेंद्र शासकों द्वारा या अहोम शासकों द्वारा। तो बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था शैलेंद्र शासकों द्वारा। 9वीं शताब्दी तक जावा शैलेंद्र साम्राज्य का भाग रहा। बाद में यह स्वतंत्र साम्राज्य बन गया और जावा ने बोरोबुदुर मंदिर सहित शैलेंद्र शासन के तहत कला में महानता और वैभव प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। किसने रखी थी? कुमारगुप्त ने रखी थी जो है नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला। ओके, इसके शासनकाल में, मतलब कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र, देखिए पुष्यमित्र, ये पुष्यमित्र शुंगा वाला पुष्यमित्र नहीं है, ये पुष्यमित्र दूसरा है। पुष्यमित्र नामक एक शक्तिशाली कबीले, ये कबीले का नाम था पुष्यमित्र। तो इस कबीले ने जो है गुप्त सेना को पराजित किया था, मतलब कुमारगुप्त के समय इन्होंने इस पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणिक स्थल और स्थान, एक तरफ स्थल दिया है दूसरी तरफ स्थान, सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका मध्य भारत, आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी, कोटवार पठार दक्षिणी भारत, सोन घाटी उत्तर पश्चिमी भारत। तो बताइए कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सी, कोटवार पठार। ठीक, कोटवार पठार दक्षिण भारत में नहीं है। तो कहाँ है? तो यह है उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक, तो उत्तर पश्चिम भारत में कोटवार का पठार भी है और सोन घाटी भी है। आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा घाटी में है। भीमबेटका मध्य भारत मध्य प्रदेश में है इस समय। राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। तो बताइए कि कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो इसमें से हमारा आंसर होगा एक और दो दोनों सही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी और राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था। ओके,
जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट राजा था उसका नाम था राष्ट्रकूटों के गोविंद तृतीय। क्या नाम था? गोविंद थर्ड। ओके, ये राष्ट्रकूटों का सबसे महान राजा था। रजिया दिल्ली की सुल्ताना कब बनी थी? 1234, 1235, 1236, 1237। तो कब बनी थी? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद उसके 2 अयोग्य पुत्र होते हैं, वो बनते हैं राजा, और लेकिन वो एक ही साल 1-1.5 साल में निपट जाते हैं। उसके बाद रजिया बनती है जो कि इल्तुतमिश की बेटी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य सुमेलित नहीं है? अश्वतार घुड़सवार को कहते थे, खूत व्यापारी को कहते थे, साहना मंडी नियंत्रक परिषद अधिकारी को कहते थे, आमिल भू राजस्व संग्रहकर्ता को कहते थे। कौन सा इसमें से यह सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है खूत। खूत जो है, खूत या मुकद्दम, खूत या मुकद्दम, इधर लिख देते हैं मुकद्दम। ठीक है, ये कहा जाता था किसको? गांव का मुखिया जो होता था, ठीक है, मुखिया को, तो उसको खूत या मुकद्दम कहा जाता था। घुड़सवार को अश्वतार, मंडी नियंत्रक को साहना और भू राजस्व संग्रहकर्ता को आमिल कहा जाता था, आमिल। मूल रूप में लिखी गई तुजुक ए बाबरी की भाषा क्या है? फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। तो ये जो है बाबर की आत्मकथा है, इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गज ए सिकंदरी पद का तात्पर्य क्या है? भूमि मापन पैमाना, कपड़ा मापन पैमाना, कृषि कर या आनुदित फारसी रचनाएं। तो इससे जो है भूमि मापन पैमाना था गज ए सिकंदरी। ओके, भूमि मापन पैमाना था, और सिकंदर लोदी ने इसको, जो कि 1489 से 1517 तक राजा रहा, इसने इसको चलवाया था, क्या? गज ए सिकंदरी को। ठीक है, यही सिकंदर लोदी जो कि है हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाता है। तो ये कई बार पूछा गया है कि हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किसने लगवाया था? हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट की नियुक्ति की। कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। तो इसमें से बताइए कि कौन सा उत्तर सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना एक ना दो। देखिए, बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट रखना अपना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये जो है रेजिडेंट एक होते थे जो कि अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर भारतीय राज्यों, जो राजा रहते थे उनके साम्राज्य में रहते थे, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप भी करते थे, और जो है वो जो अपनी तनख्वाह लेते थे वो राजाओं से ही लेते थे जिनके राज्य में वो रहते थे। ठीक है, कंपनी से नहीं लेते थे, और काम कंपनी का करते थे, काम कंपनी के हित का करते थे। कंपनी नियमित रूप से अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी, ये गलत बात है। कभी भी कंपनी जल्दी सीधे आक्रमण करने से बचती थी। ये फूट डालती थी दूसरे राजाओं में, और उन्हीं को लड़वाती थी, और एक का सहायता करके दूसरे को हरा के उस पर एहसान जता के उसमें हस्तक्षेप करती थी। ठीक है, ये कंपनी का मूल नेचर था। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी 1792 में, 1799 में, 1815 में, 1822 में। तो 1822 में शुरू की गई थी महालवाड़ी जो है, जो व्यवस्था थी राजस्व लेने की, उसको 1822 में शुरू किया गया था। ओके, और इसमें ये जो है इसको शुरू किसने करवाया था? होल्ट मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी ने। ठीक, इसने शुरू करवाया था या लागू करवाया था, और इसमें उत्तर प्रदेश जो है इसी में आता था। उत्तर प्रदेश का बनारस नहीं आता था, क्योंकि वो आता था किस में? वो आता था अस्थाई बंदोबस्त में। ठीक, और बाकी इसी में आता था। दूसरी चीज़ है कि जो है इसको जो कर वसूल के देता कौन था? तो गांव का मुखिया, उसको महाल कहा जाता था, गांव के मुखिया को। ठीक है, और वही इसको कर को वसूल के देता था। आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा, B.R. अम्बेडकर द्वारा, ज्योतिराव फूले द्वारा, या E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा। तो आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में छुआछूत के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। इन्हीं को क्या कहा जाता है?
पेरियार कहा जाता है। ठीक है, पेरियार भी इन्हीं का नाम था। दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौट कर आने के समय महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी? जब महात्मा गांधी अस्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे भारत में रहने के लिए, तब उनकी उम्र कितनी थी? 41 साल, 46 साल, 52 साल, 56 साल। तो कितनी थी? 46 साल। किसी बैंक का आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR अनुपात निर्धारित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसको निर्धारित करता है। और ये CRR क्या होता है? जो धन कैश के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ता है, किसको? बैंकों को। ठीक। मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन है। आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। बताइए कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक ना दो। तो देखिए, इसमें से जब आय में आपकी वृद्धि हो जाएगी तो आप मांग बढ़ा देंगे। ठीक है, जब पैसा, जैसे मान लीजिए आप 2 लाख रुपये कमाने लग गए तो गाड़ी लेने लगेंगे, बिजनेस करवाने लग जाएंगे, और एक गाड़ी की जगह पे 3-4 गाड़ी खड़ी कर लेंगे, 2-4 मोटरसाइकिल खड़ी कर लेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप लेने लग जाएंगे। 5 लाख मान लीजिए तनख्वाह हो जाएगी तो 4-5 मोटरसाइकिल खड़ी कर लेंगे। 10 लाख तनख्वाह हो जाएगी तो 50-60 मोटरसाइकिल खड़े कर लेंगे। अगर तनख्वाह बढ़ती जाएगी, जैसे धोनी का देख रहे हैं, कहते हैं कि 100 लगभग मोटरसाइकिल उनके पास खड़ी हैं और लगभग 50-60 गाड़ियाँ हैं, तो कैसे बढ़ रहा है ये? उनके बाप के पास तो ये साइकिल थी, है ना। तो जब आय बढ़ती है तो खर्च बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाती है आदमी की। ठीक। तो जब मांग बढ़ेगी तो कंपनियां ज़्यादा बढ़ाना भी चालू करेंगी, तो मुद्रा की भी मांग उधर से बढ़ जाएगी। तो आय की वृद्धि होने पर मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये बात सही है। लेकिन ऊंची ब्याज दर, अगर बैंकों ने ब्याज दर अपना ऊंचा कर दिया तो क्या मुद्रा की मांग बढ़ेगी? नहीं, तब मुद्रा की मांग घट जाएगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबीज के विकास हेतु किया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल न एक न दो, या एक और दो दोनों। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है कि माँ बाप होते हैं, माँ बाप नहीं मतलब पति पत्नी हैं। तो इसमें क्या है कि पत्नी के जो अंडाणु हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक। और पति के जो स्पर्म से जो शुक्राणु निकल रहे हैं वो ठीक ठाक हैं। तो क्या होता है कि पत्नी के अंडाणु ले लिए जाते हैं और एक तीसरी महिला को इन्वॉल्व किया जाता है, इसके अंडाणुओं को भी ले लिया जाता है। पत्नी के अंडाणु पति के जो है शुक्राणुओं से निषेचन कराया जाता है। इसमें जो कमी रह जाती है पत्नी के अंडाणु की वजह से, वो एक तीसरी महिला के अंडाणु में से वो जो है जीन निकाल के और इसमें डाल दिया जाता है, इस निषेचन वाले में। ठीक है, और इसका प्रक्रिया पूरा हो जाता है। ठीक, ये अच्छे से अब बच्चा बनने को तैयार है और इसको इसकी पत्नी की जो है गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या हो गया? 3 पेरेंट बेबी हो गया। अब ये जो बेबी होगा 3 पेरेंट होगा। देखिए, इसका अंडाणु जो है, इसका अंडाणु भी इसमें काम किया है, और ये दूसरी महिला का भी अंडाणु काम किया है, और ये एक पुरुष का शुक्राणु काम किया है। तो 3 पेरेंटल बेबी हो गया। तो ये भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के रोगों के वंशानुक्रम न हो, इसीलिए उसी को रोकने के लिए ये जो है बनाया जाता है, इसको किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। मांसपेशियाँ की सहायता किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? एरिलोअर, वसामय ऊतक, कंडरा या एपिथीलियम। तो किसके द्वारा? कंडरा के द्वारा मांसपेशियाँ जो है जुड़ी होती हैं, किससे? हड्डियों से। स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग का, दोनों अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य का, या विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी उठती हैं? ऐसे। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंगें कैसे चलती हैं? तो ये ऐसे स्प्रिंग की भांति चलती हैं, लंबवत। ये होती है लंबवत और ये होती हैं जो है पैरेलल। ओके। कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृक्क में, यकृत में, थायराइड या क्षुद्रांत।
तो कुप्फर कोशिकाओं के बारे में बताना है। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। ओके, कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में पाई जाती हैं। पाई जाने वाली ये क्या है? मैक्रोफेज है। क्या है? मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज क्या है? इस शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक है। ठीक है, इस शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1876 में किया था। किसने किया था? इनका नाम था विल्हेम वान कुप्फर। ठीक, तो इन्हीं के नाम पर इनको कुप्फर के कोशिकाएं कहा जाता है। ओके, 1876 में इन्होंने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, जॉन मिशेल आइंस्टीन या सत्येंद्रनाथ बोस? तो जॉन मिशेल ने की थी। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, वाट, कूलाम। तो कूलाम है इसकी इकाई। ठीक है, विद्युत आवेश की SI इकाई कूलाम है। एक कूलाम जो है 6 गुणे 1018 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर जो है इसमें आवेश होता है। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिणाम तो होता है, लेकिन दिशा कोई नहीं होती। आवेश और द्रव्यमान में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक रहता है। वस्तु का जो द्रव्यमान रहेगा या मास रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? धनात्मक। लेकिन जो आवेश होता है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? तो जो है मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षार धातुओं में आवर्त सारणी के कॉलम 1A के सभी तत्व शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, तो इसमें सब में क्या है? क्षार धातु हैं। मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत सही सुमेलित नहीं है? मेथेनोइक अम्ल नींबू, एसिटिक अम्ल सिरका, टार्टरिक अम्ल इमली, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और जो है आपका प्याज में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली और नींबू में होता है या संतरे में होता है। एसिटिक अम्ल आपको सिरका में मिल जाएगा। ठीक है, और जो है मेथेनोइक अम्ल जो होता है नींबू में आपको मिल जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक, साइट्रिक अम्ल। ठीक, इमली और संतरा में आपको मिल जाएगा टार्टरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, आंवला में साइट्रिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल किस में मिलेगा? तो ये जो है चींटी और बिच्छू के डंक में मिलता है मेथेनोइक अम्ल। ओके, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड। तो क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा या से जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि, जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो ये डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी। तो ये दोनों डॉल्फिन, चमगादड़ दोनों पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालती हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें एकत्रित होती हैं। दिसंबर में ITCZ 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 या न 1 न 2? तो इसमें हमारा आंसर होगा न 1 न 2। क्यों? देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ हो गया विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, नीचे हो गई मकर रेखा। ठीक, अब जो IT से जो हमारा सूर्य जाता है इधर से इधर और इधर से इधर, इतने ही क्षेत्रों में सूर्य ऊपर नीचे मतलब आता जाता है। तो जब सूर्य इधर बढ़ जाता है, ठीक है,
तो जो ITCZ क्षेत्र होता है ये 5 डिग्री विषुवत रेखा के नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में होता है। लेकिन जब सूर्य इधर को नॉर्थ में बढ़ता जाता है तो ITCZ क्षेत्र भी थोड़ा सा खिसक जाता है। ठीक, ये 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में पहुंच जाता है। लेकिन कब? ये जून जुलाई में होता है, दिसंबर में नहीं, ये जुलाई में अगस्त में होता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये दूसरा कह रहा है जो कि विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब। अब अच्छा बताइए कि विषुवत वृत्त पर कभी भी उच्च दाब आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर होती है। तो यहाँ उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा? जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो निम्न दाब ही होगा ना। और यहाँ पर व्यापारिक पवनें एकत्रित होती हैं, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर उच्च दाब नहीं निम्न दाब होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों गलत है। इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नार्वेस्टर या लू। तो ब्लॉसम शावर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मार्मागांव बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह को। पूगा घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। तो पूगा घाटी कहाँ पर है भैया? तो ये आपका है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में है पूगा घाटी। साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख में दक्षिणी पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। कहाँ पर? अच्छे से लिख देते हैं, रुकिए। चांगथांग घाटी में स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है? 1901 से 21, 1921 से 51, 1951 से 81, 1981 से 2000। तो 1921 से 1951 को क्या कहा जाता है? भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि। ओके, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा, देखिए पहले भारत की जनसंख्या घनत्व जान लीजिए। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो गया भारत का। फिर आइए राज्यों में। तो सबसे ज़्यादा राज्यों में बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार की, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, यहाँ पर क्या है कि बिहार दिया नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 829 है। ठीक, पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व है 1028। बिहार की कितनी है? तो बिहार की है 1106। ठीक, बिहार की 1106, पश्चिम बंगाल की 1028। महाराष्ट्र की कितनी है? तो महाराष्ट्र की है आपको 365, और केरल की कितनी है? तो 860। ठीक, तो यहाँ पर पहले पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो कौन सा इसमें जो है चावल की 3 फसलें उगाता है? ये उगाता है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है? बैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार या वंशधारा। तो इंद्रायणी महाराष्ट्र से जो है प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र में कहाँ से? तो लोनावला से, महाराष्ट्र के लोनावला से। ठीक, वंशधारा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो उड़ीसा में कालाहांडी जिले से, कालाहांडी जिले से। बैतरणी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये भी उड़ीसा से, उड़ीसा के कहाँ के? क्योंझर से, क्योंझर। ठीक, और कन्हार कहाँ से प्रवाहित होती है? तो सोन नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक, अब आइए 69 में जो है कुछ धातुएँ हैं और कुछ उनके अयस्क हैं, तो उनका मिलान करना है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक, तो ये हो गया चौथा। आयरन का अयस्क है सिडेराइट। ठीक, तो तीसरा हो गया। तांबा का अयस्क है मैलेकाइट। ठीक, मैलाकाइट, तो ये हो गया दूसरा। और जिंक का अयस्क है स्पाइलराइट।
ठीक, तो ये हो गया पहला। इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा, तो सही है डी पार्ट। ओके, 4 3 2 1। 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है, बालुकास्प, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या पेगमाइट। तो इसमें से बताइए कौन सा है क्वार्टजाइट, कायांतरित शैल है। 3 प्रकार की शैलें होती हैं, ठीक है। आग्नेय शैल, तो आग्नेय शैलें जो होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा और लावा द्वारा। इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो चट्टानें, ठीक है, आदि आती हैं, ठीक है। फिर दूसरी होती हैं अवसादी शैलें। इसमें जो बहिर्जनित कारकों द्वारा ये बनती हैं, मतलब निक्षेप होता है एक तरफ, और जैसे एक तरफ कटान होता है, दूसरी तरफ निक्षेप होता है, परत दर परत बनता चला जाता है, तो ये बन जाती हैं अवसादी जो है चट्टानें, ठीक। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें बालुकास्म आता है, ओके, जिसके सैंडस्टोन कहते हैं, चूना पत्थर आता है। तीसरी होती हैं कायांतरित शैलें। इनका निर्माण पहले से मौजूद चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उसको कायांतरित शैलें कहते हैं। काया मतलब शरीर और अंतरित मतलब अंतरण हो जाना, ठीक है, शरीर रूपी अंतरण हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट और संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ये याद रखना। तो अभी इसमें हम 70 क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 70 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।